A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स की कैसे फॉर्मेशंस होती है वो आज हम देखेंगे, और जेनेटिक कोडोन्स के बारे में कि जेनेटिक कोडोन्स क्या होते हैं और इनकी क्या इंपोर्टेंस होती है प्रोटीन की सिंथेसिस में, वो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था अमाइनो एसिड्स के बारे में कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स की क्या इंपोर्टेंस होती है और कैसे वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो हमारे प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स क्या है? ये जो प्रोटीन है वो हमारे पॉलीमर यूनिट्स है किसकी? अमाइनो एसिड्स। मीन टू से हम जो प्रोटीन्स होती है वो हमारी अमाइनो एसिड से ही मिलके बनी होती है। यहाँ है प्रोटीन्स इज अ पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स स्मॉल टू वेरी लार्ज कंटेन 2 or 3 to 1000 ऑफ लिंक्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। जो प्रोटीन्स होती हैं उसमें हमारे 2, 3, 10, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइंड होते हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन का। और ये जो प्रोटीन की फॉर्मेशन जो करते हैं तो उस टाइम वो क्या, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन वो जब करते हैं तो वो क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है हमने अमाइनो एसिड्स में भी देखा था, यहाँ भी देखते हैं। देखिए ये है हमारे एक सिंगल अमाइनो एसिड्स, इसमें ये है हमारा अमाइनो ग्रुप, ये है हमारा कार्बोक्सिल, ये है हमारा सेकेंड अमाइनो, ये है हमारा इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, ये है हमारा अमाइनो। फिर ये जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब आपस में ऐड होते हैं तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हमारे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देखिए ये जो बॉन्ड हमारा बना है ये हमारा कहलाता है पेप्टाइड। इस पेप्टाइड बॉन्ड में 2 अमाइनो एसिड्स की मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे डाइपेप्टाइड। वही सेम अगर 3 अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो हम उसे कहेंगे ट्राइपेप्टाइड। वही अगर 4 अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक्ड हैं तो हम कहेंगे टेट्रापेप्टाइड। वही 5 अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक्ड हैं तो हम उन्हें कहेंगे पेंटापेप्टाइड। इसके अलावा कुछ स्मॉल अमाउंट में जब अमाउंट जैसे हमारे 15, 20 या 50 या 10 अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक्ड है तो हम उन्हें कहेंगे ऑलिगोपेप्टाइड्स। वहीं अगर एक लार्ज अमाउंट में मतलब 1000, 2000, 3000, 500, 5000, 10,000 अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक्ड हैं तो वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। और वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। और उनमें जो बॉन्ड होता है वो हमारा कहलाता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। सबसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई? सबसे पहले 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 2 अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं? डाइपेप्टाइड बॉन्ड। फिर डाइपेप्टाइड से बनता है हमारे ऑलिगोपेप्टाइड बॉन्ड, फिर ऑलिगोपेप्टाइड बॉन्ड से हमारा बनता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, और ऐसे हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा जब हम प्रोटीन का डिग्रेडेशन करते हैं तो इसकी रिवर्स प्रोसेस होती है। रिवर्स प्रोसेस से कैसे क्या है? सबसे पहले प्रोटीन होगा, प्रोटीन से हमारे ऑलिगोपेप्टाइड्स बनेंगे, ऑलिगोपेप्टाइड से फिर हमारे पेंटापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, और फाइनली हमारे 2 अमाइनो एसिड्स आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की हेल्प से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन्स की हेल्प से हमारे अमाइनो एसिड्स डिग्रेडेट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन्स में अगर सिंगल एक सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं, मतलब अगर कोई अमाइनो एसिड्स की सिंगल चेन प्रेजेंट है तो वो जो सिंगल चेन होगी वो हमारी कहलाएगी सिंगल यूनिट प्रोटीन। वही इसके अलावा अगर एक से ज्यादा प्रोटीन पेप्टाइड की प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, मतलब एक से ज्यादा हमारी प्रोटीन आपस में लिंक्ड हैं, तो वो हमारी कहलाएंगी मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स।
अगर सिंगल प्रेजेंट है तो सिंगल सब यूनिट प्रोटीन, अगर हमारी एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो वो हमारी कहलाएंगी मल्टी सब यूनिट्स प्रोटीन। नेक्स्ट है, अगर दो आइडेंटिकल सब यूनिट आपस में कंबाइंड होती है बाय द हेल्प ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस, तो ये हमारी कहलाती है डाइमेरिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा जब हमारी आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, जब सेम टाइप की एक से ज्यादा या फिर वन मोर देन वन अमाइनो एसिड की चेन आपस में कंबाइंड होती हैं तो वो हमारी फॉर्मेशन करती हैं प्रोटोमर्स। इसके अलावा जो हमारे प्रोटोमर्स की फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है वो है हमारा एग्जाम्पल मल्टी सब यूनिट्स प्रोटीन्स का। कैसे मल्टी सब यूनिट्स प्रोटीन्स की कैसे है, इसमें प्रोटीन्स की 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें एक हमारी होती दो इसमें हमारी एक होती है अल्फा, दो हमारी होती है अल्फा चेन और दो हमारी होती है बीटा चेन। मतलब दो अल्फा और दो बीटा चेन जब आपस में कंबाइंड होती है तो ये एक क्या करती है, टेट्रा फॉर्मेशन कर लेती है। और ये जो ये चार सब यूनिट आपस में लिंक्ड होती है तो ये बनाती है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करती है। और ये जो इनके बीच में इंटरेक्शंस होती है वो होती है हमारी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। इसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल है इंसुलिन की फॉर्मेशन। जब इंसुलिन की फॉर्मेशन हो रही होती है तो वहां पे दो अमाइनो एसिड्स की सब यूनिट अल्फा और बीटा आपस में कंबाइंड होती हैं बाय द हेल्प ऑफ कोवलेंट इंटरेक्शन। और कोवलेंट इंटरेक्शन में कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं, ये करती है हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन। और डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है हमारा सल्फर ग्रुप बहुत इंपोर्टेंट होती है। और जब ये दो पेप्टाइड्स के फॉर्म के साथ ये प्रेजेंट होता है तो ये बनाता है हमारा डाइसल्फाइड या फिर डाइसल्फाइड लिंकेज, और ये होती है हमारी कोवलेंट इंटरेक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कि प्रोटीन्स कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है हमारी प्राइमरी प्रोटीन्स। प्राइमरी प्रोटीन्स क्या होती है, जब अमाइनो एसिड्स एक लीनियर चेन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक लीनियर चेन में अगर कोई हमारी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है तो वो हमारी कहलाएगी प्राइमरी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें कहीं जो हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसमें कहीं कोई लूप नहीं बन रहा होता है, कोई फोल्ड नहीं हो रहा होता है, वो सिंपल अमाइनो एसिड्स की लीनियर चेन होती है। नेक्स्ट है हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में देखिए हम दो चीज के बारे में स्टडी करते हैं। पहली होती है हमारी अल्फा हेलिक्स और दूसरी हमारी होती है बीटा शीट्स। देखिए अल्फा हेलिक्स, अगर हमारा जो अमाइनो एसिड्स है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, अगर हमारे अमाइनो एसिड्स एक हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये स्ट्रक्चर हमारी कहलाती है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। और वहीं अगर सीट लाइक के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये यहाँ पे आपस में लिंक होते हैं और एकदम सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारी कहलाती है बीटा सीट्स। तो जब अमाइनो एसिड्स इन अल्फा और बीटा सीट्स में प्रेजेंट होते हैं तो वो तब हमारी बनती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वही नेक्स्ट है हमारी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होती है, जब हमारी अल्फा सीट और अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट्स आपस में कंबाइंड होके लूप की फॉर्मेशन कर ले या फोल्डिंग कर ले या कोई मॉडिफिकेशन हो जाए उसमें तो हमारी कहलाती है टर्सरी स्ट्रक्चर। और जितनी भी हमारी प्रोटीन्स होती है वो सारी अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शनल होती है। तो टर्सरी प्रोटीन्स बहुत ही ज्यादा उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी काफी हाई होती है। इसके अलावा वो फंक्शनल भी होती है और प्रोटीन्स में मॉडिफिकेशन करके इन टर्सरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो सकती है। वहीं जो हमारी प्रोटीन्स, जो हमारी लीनियर प्रोटीन्स होती है उनको डिग्रेडेट बहुत इजीली होता है। क्यों इजीली होता है, क्योंकि वो एक लीनियर चेन होती है अमाइनो एसिड्स की। वहीं जो हमारी टेट्रा प्रोटीन्स स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसे डिग्रेडेट करना बहुत ही ज्यादा टफ टास्क है। नेक्स्ट होती है हमारी क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये टर्सरी स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। जब हमारी टर्सरी स्ट्रक्चर
और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो वो हमारी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, इसे हम 1D भी कहते हैं, इसे हम 2D भी बोलते हैं, इसके अलावा हम इसे 3D भी बोलते हैं, इसे हम कहते हैं 4D। ये होती है हमारी 4 टाइप्स की प्रोटीन, उनके स्ट्रक्चर के वेट पे उनके कंफर्मेशन के। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस की, फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने प्रोटीन्स को कैसे डिवाइड। सबसे पहला हमारा एंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज प्रोटीन, मोटिलिटी प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन एंड रेगुलेटरी। देखिए, जो प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है वो हमारी कहलाती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और ये मोस्टली प्रेजेंट होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स भी क्या है? एंजाइम्स भी हमारे एक टाइप के प्रोटीन्स ही हैं, और ये इनके एंजाइम्स का क्या करता है, ये एंजाइम्स की क्या क्या रोल होता है, एंजाइम्स क्या करती है, ये एंजाइम्स मेटाबॉलिक जो हमारी रेट ऑफ जो हमारी रिएक्शंस हो रही होती हैं हमारी बॉडी में या मेटाबॉलिक पाथवे में, उन जो रिएक्शंस होती हैं उनका जो उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं और प्रोटीन की और रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस कर देते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। वो प्रोटीन जो स्टोरेज का काम करती है वो हमारी कहलाती है स्टोरेज प्रोटीन। वहीं जो स्ट्रक्चर का काम करती है वो हमारी कहलाती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। वहीं जो रेगुलेशन का काम करती है वो हमारी कहलाती है रेगुलेटरी प्रोटीन। इसके अलावा जो हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं या जो ग्लोबुलर फॉर्म में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारी एंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट और रेगुलेटरी प्रोटीन और डिफेंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो हमारी फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं या हमारी केराटिन प्रोटीन्स हुई वो हमारी स्ट्रक्चर में और मोटिलिटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं प्रोटियोम। प्रोटियोम क्या? द कलेक्शन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय अ जीनोम इज नोन एज द प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटियोम। प्रोटियोम क्या है? प्रोटियोम क्या है? प्रोटियोम एक कलेक्शन है किसका? प्रोटीन्स का, जिसे जीनोम के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। प्रोटियोम इज द ह्यूमन enlarged than the genome, possibly 10 times is its size। जो प्रोटियोम है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ह्यूमन जीनोम से 10 टाइम्स ज्यादा होती है। This is because single gene can give rise to more than one protein through alternative splicing and other post transcription modification, translation modification। देखिए, जो हमारे जीनोम है उसका जो साइज होता है वो जो हमारे जो प्रोटीन के प्रोटियोम होता है उससे कम इसीलिए होता है कि जो हमारे एक जो जीन होता है वो एक से ज्यादा प्रोटीन को कोड कर देता है। इसकी हेल्प से अगर हम उस प्रोटीन्स में एक्सोन्स में क्या करा दें, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करा दें, तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से क्या हो जाएगा, एक ही जीनोम एक से ज्यादा प्रोटीन को कोड कर। वहीं अगर उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन कर दें या पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कर दें तब भी हमारे प्रोटीन जीन एक से ज्यादा प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा अगर हमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफिकेशन करना हो या फिर उसको ये पता करना हो कि कौन सी प्रोटीन उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो या उसको सेपरेशन करना हो तो सेपरेशन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे हमारी हो गई पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, नेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारी टेक्निक्स हैं जिनकी हम हेल्थ के प्रोटीन्स को सेपरेट आउट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स भी होती हैं जो प्रोटीन के डिग्रेडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। जैसे हमारा प्रोटीज हुआ, प्रोटीज क्या करता है, प्रोटीन को डिग्रेडेशन करता है। इसके अलावा हमारा जो काइज़ोट्रोप्सिन हुआ, ये काइज़ोट्रोप्सिन क्या करता है, ये भी हमारे प्रोटीन के डिग्रेडेशन में मोस्ट
अब हम पढ़ते हैं जीन के बारे में कि जीन क्या होते हैं, जीन हमारे कैसे प्रोटीन की फॉर्मेशन में कैसे रोल प्ले करते हैं, वो हम अब देखते हैं। जीन, a gene is defined as a order sequence of nucleotide on a chromosome that encode a specific functional product। देखिए जीन क्या है, जीन एक ऑर्डर है किसका, सीक्वेंस का। किसके सीक्वेंस का, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का। और जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है वो कौन से हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड हमारा 3 पार्ट से मिलकर बना था। जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां हमने स्टडी किया था। उसमें पहले थी हमारी राइबोज शुगर, दूसरे थे हमारे नाइट्रोजिनस बेस और तीसरा था हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो जब ये तीनों चीजें आपस में एड ऑन होती हैं तो वो एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करती है। और इसमें जो हमारे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो कहलाता है हमारा सीक्वेंस। तो अब जो हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का वो पार्ट जिसपे कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट है और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस हमारा फंक्शनल है। देखिए जैसे इसका मतलब ये है, जैसे हमारा ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में हमारा ये डीएनए है। अब जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो हमारा डीएनए से मिलके बना होता है। तो अब ये यहाँ पे ये हमारा सीक्वेंस प्रेजेंट है और ये जो सीक्वेंस है ये फंक्शनल है। फंक्शनल इन सेंस ये किसी स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन को कोड करने की इंफॉर्मेशन रखता है। तो ये जो हमारा पार्ट होगा वो कहलाएगा जीन। जीन क्या है, जीन इज अ smallest unit of chromosome that has the ability to make up a specific protein। हम ऐसे भी जीन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जीन इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट देखते हैं, द जीन इज द फंडामेंटल फिजिकल फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए जो हमारा जीन है वो हमारी इनहेरिटेंस की भी फंक्शनल यूनिट है। इन्हीं जीन की वजह से हमारी एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है, द फिजिकली डेफिनेशन इन अ जीन वाज कॉम्प्लिकेटेड इन अर्लियर टेक्स्ट बिकॉज दिस मैटर यूज्ड टू अ जीन इन अ जेनेटिक इनहेरिटेंस। जीन वाज फर्स्ट स्टडी बाय द ट्रैकिंग ऑफ म्यूटेशन दैट टुक अवे देयर फंक्शन। A gene is considered that the part of the chromosome responsible for the functional alteration by the mutation। देखिए हमने सबसे पहले जीन की जो स्टडी थी वो हमने कैसे की, वो जब हम म्यूटेशन को ट्रैक कर रहे थे कि जो म्यूटेशन है वो किस वजह से हो रहा है, कैसे म्यूटेशन हो रहा है, जब हम उस प्रोसेस को ट्रैक कर रहे थे तो वहां हमने जीन की सबसे पहले स्टडी की थी। वहां जाना था कि जो जीन है वो क्या होता है। और ये जो जीन है, अगर क्रोमोसोम में कोई भी ऑल्ट्रेशन आ जाता है या क्रोमोसोम के जो सीक्वेंस है उसमें कोई भी म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है, जो हमारा उसकी वजह से जो हमारा जीन है उसकी जो फंक्शनल होता है उसमें भी इफेक्ट आता है। The gene was considered the part of the chromosome responsible for the functional affected by a mutation। अगर म्यूटेशन आया है हमारे जीन के सीक्वेंस में, कोई भी सीक्वेंस है ATGC है, उस सीक्वेंस में अगर म्यूटेशन है तो वो जो प्रोटीन है उसके फंक्शन में ऑल्ट्रेशन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये होता है हमारा जीन। नेक्स्ट हम देखते हैं जीन कितने टाइप्स के होते हैं। कुछ जीन हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहले हमारे होते हैं इंट्रॉन्स, दूसरे हमारे होते हैं एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स वो होते हैं जो नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं, एक्सॉन्स वो होते हैं जो कोडिंग पार्ट होते हैं। We know that the gene contain not only the functional that code for amino acid but also regulate the sequence that are important for the regulation expression of genes। हमने ये देखा कि कोई भी प्रोटीन की हमें फॉर्मेशन करनी है तो प्रोटीन की फॉर्मेशन करने के लिए हमें जीन की रिक्वायरमेंट होती है। जीन क्या करते हैं, प्रोटीन कोडिंग की इंफॉर्मेशन रखते हैं, उसे सिग्नल दिया जाता है और प्रोटीन की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो हमने क्या नाम दिया उन जीन को, स्ट्रक्चरल सीक्वेंस।
या फिर स्ट्रक्चर जीन। मतलब जो जीन स्ट्रक्चर करने के स्ट्रक्चर मतलब प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं स्ट्रक्चरल जीन। फिर नेक्स्ट हमने ये भी देखा था रेगुलेशन भी होता है उन जीन का। जब अपना रेगुलेशन पार्ट पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन में, तो हमने ये भी वहां ये देखा था कुछ ट्रांसक्रिप्शन जो कुछ रेगुलेटर सीक्वेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है जो प्रोटीन की सिंथेसिस को या फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो वो जीन का पार्ट जो किसी भी प्रोटीन की जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको जो रेगुलेट करते हैं वो हमारे कहलाते हैं रेगुलेटरी जीन। यहाँ पे दो टाइप्स के जीन है, एक स्ट्रक्चरल जीन, एक रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन वो होते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं कि कब उसे ऑन होना है, कब उसे ऑफ होना है। तो देखिए ये है हमारे रेगुलेटरी जीन, ये है हमारे प्रमोटर साइड। इसी प्रमोटर साइड पे हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे और हमारे स्ट्रक्चर प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। स्ट्रक्चर प्रोसेस किसके परफॉर्म होगी? mRNA के फॉर्म में। इसके बाद जब हमारे इस प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगी, फिर ये स्ट्रक्चरल सीक्वेंस फिर से जाके बाइंड करेंगे और अपनी एक्टिविटी को फिर नेक्स्ट फिर जो हमारे अब ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल सीक्वेंस की जो वर्किंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो हमारे रेगुलेटरी सीक्वेंस होंगे वो एक्टिवेट होंगे और इस प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे सीक्वेंस होते हैं वो वर्क करते हैं। और रेगुलेटरी सीक्वेंस और स्ट्रक्चरल सीक्वेंस दोनों ही आपस में कंटिन्यूअस वे में वर्क करते हैं। अगर स्ट्रक्चरल सीक्वेंस प्रेजेंट है और रेगुलेशन स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। वहीं अगर रेगुलेशनरी जीन प्रेजेंट है और स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट नहीं है तो रेगुलेटरी जीन का कोई भी रोल नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस और रेगुलेटरी सीक्वेंस है वो दोनों ही आपस में कंटिन्यूअस वे में वर्क करते हैं। पहले रेगुलेटरी जीन इनएक्टिव होगा, फिर स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव होगा, फिर रेगुलेटरी जीन इसे इनएक्टिवेट कर देगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअस वे में चलती रहती है। अब हम देखते हैं जेनेटिक कोडॉन कि जेनेटिक कोडॉन क्या होते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ये क्या जेनेटिक कोडॉन क्या होते हैं? ये जेनेटिक कोडॉन बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए। यही जो हमारे जेनेटिक कोडॉन होते हैं वो इंफॉर्मेशन रखते हैं किसी भी प्रोटीन को कोड करने के लिए। ये कोड करते हैं अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस। अब हम देखते हैं द नेचुरल जीन वर फर्दर क्लासिफाइड बाय द डिसिफेरिंग the genetic codon by the F. Crick, M. Nierenberg, P. Leder, गोविंद खुराना एंड S. वर्मर। ये साइंटिस्ट ने मिलके इस जो जेनेटिक कोडॉन थी उसकी डिस्कवरी की थी या उसे एग्जिस्टेंस में लाया था। ये क्या है? जेनेटिक कोडॉन नॉट द इंफॉर्मेशन व्हाट द डिस्टेशनरी ट्रांसलेट द 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स in DNA to the 2 अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन अ प्रोटीन। देखिए अगर जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन रहती है वो एटीजीसी के फॉर्म में रहती है। एटीजीसी जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी इस फॉर्म में रहेगी। लेकिन अब इन्हीं फॉर्म में जो हमारे 20 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन है उनको कोड करने की इंफॉर्मेशन रहती है। तो जो हमारा एक अमाइनो एसिड है, तो ये जो 4 सीक्वेंसेस होते हैं उसको कोड करने की इंफॉर्मेशन जो यही 4 प्रोटीन हमारे मिलके कोड करते हैं किसी 20 अमाइनो एसिड्स को। तो ये कैसे कोड करते हैं उसके लिए देखिए हमारे 3 अमाइनो एसिड, जब 3 अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो ये एक अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलके एक अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। इसीलिए अब जो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है हमारे, ये हमारे कहलाते हैं कोडॉन। कोडॉन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये कोड करते हैं किसको? अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस को।
ये जो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को कोड करते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं हमारे कोडॉन। हमने देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थे वो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपस में मिलके एक अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं और हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस परफॉर्म होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? अमाइनो एसिड्स की। तो जो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थे वो एक अमाइनो एसिड्स को कोड करती है और n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो इस तरीके से जो कोडॉन होते हैं वो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं ये कैसे डिफाइन हुआ कि जो हमारे 3 अमाइनो एसिड्स ही आपस में कि 3 अमाइनो एसिड्स ही आपस में मिलके कोड करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे गोविंद खुराना के द्वारा। सबसे पहले उन्होंने सोचा था कि एक सीक्वेंस ही मिलके एक इंफॉर्मेशन को कोड करता है, लेकिन जो हमारे अमाइनो एसिड्स थे वो 20 थे, तो एक एक करके कोड करेगा तो पॉसिबल नहीं है। अगर उसने 4, फिर ऐसे उन्होंने 2 का देखा, फिर उन्होंने 3 का देखा, फिर उन्होंने 4 का देखा, तो 4 में ना 3 का वैलिड था, ना 2 का वैलिड, ना 2 का वैलिड था, ना 1 का वैलिड था, ना 4 का वैलिड था। वैलिड था 3 के। 3 के कैसे वैलिड थे? 3 के वैलिड होने के 3 के वैलिड निकले थे। उसमें हमारे जो 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं 3 के कोड से मिलके कोड हुए होते हैं। इसमें हमारा एक होता है स्टार्ट कोडॉन, 3 होते हैं हमारे स्टॉप कोडॉन। इस 3 होते हैं हमारे स्टॉप कोडॉन, एक होता है हमारा स्टार्ट कोडॉन, और टोटल हमारे कोडॉन होते हैं हमारे 64 होते हैं। 64 में 61 तो हमारे अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं, 3 हमारे स्टॉप कोडॉन की तरह करते हैं। स्टॉप कोडॉन वो होते हैं जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, बाकी उन सीक्वेंस के फर्दर ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो। तो ये होती है हमारे कोडॉन। अब नेक्स्ट हम उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए जो कॉलम, जैसे ये है हमारे रोज और कॉलम्स। तो देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट होता है ये कहलाता है 5 प्राइम एंड ये कहलाता है हमारा 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे लिखा गया जो कॉलम है वो इंडिकेट करता है 5 प्राइम एंड को, जो रोज है वो इंडिकेट कर रही है हमारी 3 प्राइम एंड को। और लेकिन जो रो है उसमें हमारे स्पेसिफिक टाइप के मिडिल और राइट हैंडेड, जो मिडिल वाले है जो राइट हैंडेड है वो 3 प्राइम एंड को शो कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट द many amino acids are specific for more than the one codon. This phenomena is known as the डिग्रेंसी। देखिए जो हमारा एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, यहाँ पर समझते हैं। जैसे हमारा एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है UUG या UUC, जैसे UUA है, तो जो एक हमारा अमाइनो एसिड्स है उसको एक से ज्यादा अमाइनो एसिड्स के जो कोडॉन हो सकते हैं वो कोड कर सकते हैं। ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारे 3 कोडॉन से मिलकर कोड होते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कोडॉन आर स्पेसिफिक। देखिए जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके लिए जो कोडॉन होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर फिनाइल एनिलीन को कोड करना है तो उसके लिए UUU और UUC ही कोड करेगा, इसके लिए हमारा UUC और UCC कोड नहीं करेगा। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक कोडॉन ही है, वही कोड करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ये। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारे कोडॉन होंगे वो सारे ही सारे अल्फाबेट्स में लिखे जाएंगे, कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखे जाएंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स में नहीं लिखे जाएंगे। इसके अलावा जब भी कोडॉन की कोडिंग हो रही होती तो वहां पे कोई भी पंक्चुएशन, कोई भी कॉमा का यूज हम नहीं करेंगे। इसके नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी first 2 letter nucleotide are the identical, then the third nucleotides can be the either C and U. This codon will be the code for the same amino acids. मतलब देखिए जैसे अगर हम बात करें जो हमारे कोडॉन है वो 3 कोडॉन से मिलके बना है। जैसे हमारा यहाँ पे ल्यूसीन का एग्जाम्पल हम देखें तो जो हमारा ल्यूसीन है उसमें अगर आप देखेंगे पहला कोडॉन और दूसरा कोडॉन,
तो जो हमारा पहला कोडॉन है और दूसरा कोडॉन है वो सारे एकदम सेम है, लेकिन ऑल्ट्रेशन किस में है, हमारे थर्ड न्यूक्लियोटाइड्स में। जब हमारा जैसे हमारे फर्स्ट और सेकंड अमाइनो एसिड्स अगर सेम है और जो ऑल्ट्रेशन है वो थर्ड अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में है, तो वो सीक्वेंस सेम अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं। देखिए अगर आप ल्यूसीन में देखें तो जो स्टार्टिंग के दो हैं वो सेम है, जो लास्ट जो थर्ड है बनाना उसमें ऑल्ट्रेशन है। वहीं अगर आप प्रोलीन की बात करें तो प्रोलीन में भी स्टार्टिंग की जो सीसी है और लास्ट में हमारा सीक्वेंस में ऑल्ट्रेशन है। ऐसे ही आप हिस्टिडीन में बात करेंगे तो हिस्टिडीन में भी पहले सीक्वेंस सेम है, दूसरी जो थर्ड पोजीशन है उसमें डिफरेंस है। ये होती है, ये भी करेक्टर। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है हमारी, नॉट ओनली द डिक्रेंसी इज बेस्ड on a equivalence of the first two nucleotide is based on the equivalence if the nucleotide, इसके अलावा हमारे कुछ जैसे स्टॉप कोडॉन हुए, not only the डिक्रेंसी is based on the equivalence of the first two nucleotide is based on the equivalence if the first two nucleotides, जैसे अगर ल्यूसीन है, ल्यूसीन के लिए यूएए कोड कर रहा है यूयूसी एज वेल एज यूसीसीए, यूसी एंड यूसीए, यूसीजी भी कोड कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा स्टॉप कोडॉन है वो हमारे यूएए, यूजीजी, यूसीए है। इनमें इन चीजों में डिफरेंस होता है। ये है हमारे स्टॉप कोडॉन और ये है हमारा स्टार्ट कोडॉन। नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा ऑर्डर ऑफ मेकिंग ऑफ एन कोडॉन, की कोडॉन होता है वो कैसे हम उसे मेकअप करते हैं। तो whenever the first two position of codon are both occupied by G and C, each of four nucleotide is third position specific the same, such as proline, alanine और जो हमारी ग्लाइसिन एंड आर्जिनिन। इसमें ये है कि जो हमारे जैसे प्रोलीन की बात करें हम, ये है हमारी प्रोलीन, ये है हमारी एलेनिन और ये है हमारी ये है हमारी प्रोलीन, ये है हमारी आर्जिनिन, ये है हमारी एलिन और ये है हमारी ग्लाइसिन। तो जो प्रोलीन, एलेनिन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन है उसमें जो हमारे फर्स्ट टू अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस हैं वो जीसी रिच है, वो सारे ही हमारे जीसी रिच है। जीसी रिच होने का मतलब ये है कि उनका जो एनर्जी का कंटेंट है वो ज्यादा है। वही जो थर्ड पोजीशन है, तो जब ये हमारे प्रोलीन, एलेनिन, ग्लाइसिन और आर्जिनिन है उसमें जो हमारे दो स्टार्टिंग के कोडॉन है वो जीसी रिच है। तो इस कंडीशन में जो हमारा थर्ड नंबर में जो हमारा थर्ड नंबर में जो न्यूक्लियोटाइड आके ऐड करेगा वो ये ऐड करेगा कि कौन से अमाइनो एसिड्स हमारे कोड होंगे। जैसे ये हमारा जीसी रिच है, ये जैसे GGGCCC, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा थर्ड वाला अमाइनो एसिड्स है जब वो ऐड होगा तो वो ये स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड्स हमारा आके ऐड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, न्यूक्लियोटाइड को क्रैक कैसे करते हैं। तो जब सबसे पहले जैसे अगर न्यूक्लियोटाइड को क्रैक करने से सेंस यहाँ पे ये है कि अगर हमें कैसे ये पता करना है कि हमारा जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है उसके सीक्वेंस को अगर हमें इन अमाइनो एसिड्स की हेल्प से डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए आर्टिफिशियल एमआरएनए का यूज करके जो हमारा डीएनए है उसके सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये होती है कि जो हमारे नेक्स्ट है हमारा कोपॉलीमर की कंडीशन, कि कोपॉलीमर की कंडीशन होती है तब भी हमारे अमाइनो एसिड से कोपॉलीमर से सेंस है जो हमारी जो कोपॉलीमर की कंसंट्रेशन होगी वो डिपेंड होगी एसी रिच पे।
AC के कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट होगी कोपॉलीमर की कंडीशन। कोपॉलीमर की कंडीशन में AC रिच के हम सीक्वेंस का रेशियो हम देखते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारे आर्जिनिन। आर्जिनिन में भी देखिए AC रिच का आर्जिनिन, हमारा ग्लूटामिक एसिड, नेक्स्ट हमारा हिस्टिडीन, नेक्स्ट हमारा थ्योरीन। तो ये है हमारे कोपॉलीमर के एग्जाम्पल। कोपॉलीमर का मतलब है कि इसमें AC कंसंट्रेशन प्रेजेंट, मतलब AC सीक्वेंस, AC हमारे दो जो हमारी स्टार्टिंग के दो कोडॉन है, मतलब हमारे जो कोडॉन है वो AC रिच है, और ये होती है हमारी कोपॉलीमर की कंडीशन। नेक्स्ट है जो हमारा कोडॉन होगा वो रिक्वायर होगा फॉर प्रोटीन। देखिए इसके अलावा हमारे जो कोपॉलीमर है, जैसे कोपॉलीमर की अगर हम बात करें, जैसे हमारा कोपॉलीमर पॉलीमर के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे CU हमारे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये भी हमारे प्रोटीन को कोड करेंगे। जब हमारे CU होंगे तो वो ल्यूसीन को कोड करेंगे। अगर जैसे हमारा CU N नंबर में है तो ये हमारा कोड करेगा ल्यूसीन को। वहीं अगर हमारा UCU, ये जो हमारे यूसी है तो ये कोपॉलीमर है, ये अगर ये यूसी N नंबर में प्रेजेंट है तो ये हमारे कोड करेंगे सेरीन को। वहीं अगर हमारा यूजी रिच सीक्वेंस है, अगर जो हमारे सीक्वेंस है वो है हमारे यूजी रिच सीक्वेंस है, तो ये हमारे, अगर इनका जो कोड है, अगर यूसी रिच सीक्वेंस है, अगर इनका सीक्वेंस है UGU, तो ये जो कोड करेंगे सिस्टीन को करेंगे। वहीं अगर इनका कोड है GAG, तो ये कोड करेंगे हमारे वैलिन को। ऐसे ही हमारा होता है AC। जब ये AC हमारा पॉलीमर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये कोड करता है थ्योनीन को। इसके अलावा जो हमारे 3 सीक्वेंस होते हैं वो हमारे होते हैं स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं हमारे? UAA, UAG एंड UGA, ये होते हैं हमारे स्टॉप कोडॉन। जो हमने अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जहाँ पे हमारे स्टार्टिंग के 2 सीक्वेंस सेम होते हैं और थर्ड में ऑल्ट्रेशन होता है, तो वहां पे जैसे वहां पे हमने देखा टायरोसिन, तो जो टायरोसिन में है स्टार्टिंग के 2 सीक्वेंस हमारे सेम है, वही ऑल्ट्रेशन है थर्ड में। तो जब वहीं अगर हम बात करें हमारे स्टॉप कोडॉन में, तो स्टॉप कोडॉन में जो स्टार्टिंग के 2 सीक्वेंस, अगर हम बात करें स्टॉप कोडॉन में, तो जो स्टॉप कोडॉन के स्टार्टिंग के 2 सीक्वेंसेस होते हैं वो हमारे सेम होते हैं, और वहीं जो ऑल्ट्रेशन होता है, अगर वहीं थर्ड सीक्वेंस की बात करें तो इसमें ऑल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे हम ये ये बात कंक्लूड नहीं करेंगे कि यहाँ पे थर्ड सीक्वेंस होने की वजह से ये जो हमारा टायरोसिन है उसे कोड करेंगे, बल्कि ये कोड करेंगे हमारे स्टॉप कोडॉन की तरह। सेम एग्जांपल हमारा एप्लीकेबल है सिस्टीन पे। सिस्टीन में भी जो यूजी सेम है और लास्ट में हमारा डिफरेंस है। तो ये क्या है, यहाँ पे सिस्टीन नहीं, हम ट्रिप्टोफैन की बात कर रहे हैं। ट्रिप्टोफैन की अगर हम देखें तो जो हमारे स्टार्टिंग के 2 सीक्वेंस है वो सेम है, ऑल्ट्रेशन है इसमें 1 में। तो ऑल्ट्रेशन इसमें 1 में होने की वजह से ये वाला जो हमारा UAG है ये ट्रिप्टोफैन को कोड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये ऐड करता है एज अ स्टॉप कोडॉन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं म्यूटेशन की, कि जो हमारे कोडॉन है, कोडॉन में कौन कौन से म्यूटेशन होते हैं। तो इसमें हमारे 3 टाइप के म्यूटेशन होते हैं। वो पहला म्यूटेशन होता है हमारा मिससेंस म्यूटेशन, नेक्स्ट होता है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और नेक्स्ट हमारा होता है नॉनसेंस म्यूटेशन। अगर हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से हमारे प्रोटीन में पूरे में ही ऑल्ट्रेशन हो जाती है। वहीं अगर मिससेंस और नॉनसेंस म्यूटेशन होता है तो उससे हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस पे उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक्स में और यूकैरियोटिक्स में, तो जो प्रोकैरियोटिक में जो हमारा स्टॉप कोडॉन होता है UGA, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल DNA की बात करें, माइटोकॉन्ड्रियल में जब हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं तो वहां पे जो हमारा UAG है ये स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट नहीं करता है, ये एक्ट करता है एज अ ट्रिप्टोफैन।
वहीं जो हमारा मिथिनीन है, मिथिनीन के लिए हमारा जो मिथिनीन है, ये मिथिनीन है, इसे AUG भी कोड कर सकता है और इसे AUG भी कोड कर सकता है और AUA भी कोड कर सकता है। इसे कोड करने के लिए AUA किसमें, हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ये दोनों सीक्वेंस मिलके मिथिनीन को कोड करते हैं। वहीं अगर हम बात करें मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल की, तो मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल में ये जो हमारा आर्जिनिन है, तो आर्जिनिन है, ये हमारा आर्जिनिन है, आर्जिनिन के लिए AGA और AGG कोड नहीं करते हैं आर्जिनिन को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। वहीं अगर हम मैमेलियन, जो हमारा मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, अगर हम उसमें स्टॉप कोडॉन की बात करें तो उसमें स्टॉप कोडॉन होते हैं 4। पहला होता है हमारा UAA, दूसरा हमारा होता है UGA, तीसरा हमारा होता है AUG, चौथा हमारा होता है UGG। ये सारे आपस में, ये चारों कोडॉन एक्ट करते हैं एज अ स्टॉप कोडॉन। वहीं अगर आप जो हमारे इंसेक्ट्स है या फ्लाई है, फ्लाई के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो वहां पे AGA और जो AGG है वो कोड करता है किसको, सेरीन को। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस थी अबाउट द कोडॉन, और ये कोडॉन क्या करते हैं हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस में मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये बात थी हमारी कोडॉन की। ये कोडॉन हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो अब हमने जितने भी हमारे कोडॉन्स, जो हमारे अमाइनो एसिड्स थे, अमाइनो एसिड्स की हमने अब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, हमने उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया कि अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, अमाइनो एसिड्स कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सब हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। अब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि कैसे ये जो कोडॉन्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे tRNA मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और कैसे mRNA, मतलब mRNA, tRNA और जो हमारे अमाइनो एसिड्स के कोडॉन है, ये कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। उसके बाद जब हमारा इनकमिंग वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसके पूरी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन है प्रोटीन, जो हमारे अमाइनो एसिड के सीक्वेंस है उससे प्रोटीन को बनाने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है हमारी ट्रांसलेशन। तो अभी देखते हैं कि कैसे जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये है हमारा एक mRNA, इसका ये है हमारा mRNA, ये है हमारा mRNA। उसके बाद ये हमारा tRNA और ये है हमारे राइबोसोम। ये है राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट, ये है राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, और ये है हमारा mRNA, ये है हमारा tRNA। tRNA की ये है एंटीकोडिंग साइट, यहाँ पे ये जो जिसपे ये कोडॉन प्रेजेंट है उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा ये है हमारे 3' एंड इसका tRNA का, इसी साइड पे हमारे अमाइनो एसिड्स आके बाइंड करते हैं और इसे बनाते हैं चार्ज tRNA के फॉर्म में। ये मैंने थोड़ा रफली बता दिया आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ ये हमने अमाइनो एसिड बना दिया, यहाँ ये बन गया हमारा अमाइनो एसिड्स। ये tRNA है, ये है हमारा अनचार्ज tRNA, ये है हमारा चार्ज tRNA। अनचार्ज का क्या मतलब है, अनचार्ज का मतलब है कि इस पे कोई भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं है। चार्ज का क्या मतलब है कि इस पे अमाइनो एसिड अटैच है।
तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी। ये 3 इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसको, प्रोटीन की सिंथेसिस में। अब देखिए इस पे हमारे कोडॉन प्रेजेंट है, इस पे हमारे एंटी कोडॉन प्रेजेंट है। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये जो mRNA है, ये हमारे राइबोसोम पे जाके बाइंड करेगा और इस राइबोसोम पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे कोडॉन प्रेजेंट होंगे। मतलब ये तो है ना कि एक अमाइनो एसिड्स को तीन कोडॉन मिलके, मतलब अगर एक अमाइनो एसिड्स को कोड करना हो तो उसमें हमारे 3 सीक्वेंस आपस में अटैच होंगे। तो यहाँ पे वैसे ही सेम, जैसे यहाँ पे मान लीजिए AUG है, AUG, ये है हमारा स्टार्टिंग सीक्वेंस, स्टार्ट सीक्वेंस है किसको, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अब ये जो AUG के अल्टरनेटिव, मतलब उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होंगे, वो हमारे tRNA पे प्रेजेंट होंगे। तो A की जगह T की जगह क्या होगा, UAC। अब जो UAC है, ये हमारा tRNA पे प्रेजेंट होगा और फिर ये जो tRNA क्या करेगा, ये हमारे अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा किस पे, जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस होगी वैसे ही हमारा जो tRNA होगा इसके रिगार्डिंग अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा। लेके आने के बाद इस राइबोसोम्स की सब ये जो लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, उस पर बाइंड करेगा। बाइंड कराने के बाद फिर हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगी और जब हमारा स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो ये एंड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे इन अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस की वजह से पूरी प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। और अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की सिंथेसिस में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर ये अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस नहीं होंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमारे अमाइनो एसिड्स, जैसे हमारा हुआ AUG हुआ, तो AUG क्या है, ये मिथुनिन को कोड करेगा। वही हमारा हुआ UAA हुआ, तो UAA क्या करेगा, स्टॉप कोडॉन है। अगर मान लीजिए कोई भी अमाइनो एसिड के सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस पे ना तो AUG है ना UAA है, तो इसका मतलब है ना तो इस पे कोई स्टार्टिंग साइट है ना कोई एंड साइट है। तो इस अमाइनो एसिड से या फिर इस mRNA की कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इससे ना तो प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी ना प्रोटीन की सिंथेसिस एंड होगी। तो इसीलिए जितने भी अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं हमारे AUG, UAA, UGA या UAA, UCA, वो सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। अगर हमारे प्रोटीन की अगर हमें अपने ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद जो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो जब हमें प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना है, मान लीजिए ये है हमारा प्रोटीन, ये है हमारी एक प्रोटीन है एकदम अच्छे से, ये हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन है। मैं फॉर एग्जांपल ले लिया, हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब इसपे क्या है, ये किससे बनी हुई है, अमाइनो एसिड्स पे। तो जब हमें इसे ब्रेक डाउन कराना है, इसका मतलब इसको इसके कंपोनेंट में जब हमें इसे ब्रेक डाउन करना है, तो इस पे बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट करते हैं। जैसे प्रोटीज एंजाइम हुआ, ट्रिप्सिन एंजाइम हुआ। तो ये ट्रिप्सिन है, प्रोटीज है, ये सब क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं, उन अमाइनो एसिड्स के बीच के जो सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जब ये प्रोटीन के जो प्रोटीन के कंपोनेंट का ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो वो हमारे जो हमारी प्रोटीन है वो अपने अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद फिर इसकी रीसिंथेसिस होती है, जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं उनकी आगे प्रोसेसिंग होती है और वो फर्दर प्रोटीन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है उसमें यूटिलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि प्रोटीन, जो हमारा प्रोटीन है वो और जो हमारे कोडॉन है वो दोनों ही प्रोटीन बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया कि क्या सबसे पहले हमने देखा था कि प्रोटीन्स क्या होती हैं, फिर हमने देखा कोडॉन्स क्या होते हैं, फिर हमने ये डिस्कस किया कि कैसे हम कोडॉन की हेल्प से क्या बनाते हैं, अपनी प्रोटीन बनाते हैं। फिर हमने उसके ब्रेकडाउन को भी समझा कि उसका ब्रेकडाउन कैसे होगा। मान लीजिए अगर कोई प्रोटीन है
जैसे अगर हम बात करें, हम अपने बॉडी में मीट्स लेते हैं, हम मीट लेते हैं अपनी डाइट में। जो हम मीट लेते हैं तो क्या होता है, उसमें जो प्रोटीन्स होती है वो अपने अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होती है। जब वो ब्रेक डाउन होती है तो फिर आगे वो अपने जो हमारे इंडिविजुअल जो जिस अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस से मिली होती है, जैसे हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन जिस अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस से या जिस अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है वो उसी कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाती है। और जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, इसमें जितने भी फिर इसके जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, कि जो जिससे वो मिलके बने होते हैं, और उसके बाद फिर उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होगी। उसमें ब्रेक डाउन होने के बाद बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें फर्दर यूटिलाइज हो जाती है। तो ये होता है हमारा प्रोटीन्स के बारे में और कोडॉन के बारे में। और जो हमारा आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, कि कैसे एग्जैक्टली जो हमारे अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस है, जो हमारे कोडॉन्स हैं, उससे कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज फॉलो ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.